तो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ पंकज राठौड़। मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ राष्ट्रीय आय का पार्ट सेकेंड। इससे पहले अपन ने पढ़ा था पार्ट फर्स्ट। और आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो मैं सबसे पहले क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक मोटिवेशन कोट के साथ इस क्लास को शुरू करूंगा कि हौसलों के तर्कस में कोशिश का वो तीर जिंदा रखना, हार जाओ जिंदगी में सब कुछ मगर जीतने की एक उम्मीद जिंदा रखना। इसी के साथ अपन स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक राष्ट्रीय आय। ठीक है, एक बार वापस से इस कोट को मैं दोहरा देता हूं कि हौसलों की तर्कस में कोशिश का वो तीर जिंदा रखना, हार जाओ जिंदगी में सब कुछ मगर जीतने की एक उम्मीद जिंदा रखना। अगर एक उम्मीद है तो आप लाइफ में बहुत कुछ कर पाओगे, है ना। ठीक है, इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। एक बार मिटा देता हूँ इसको मैं। अच्छा, इस सबसे पहले अपन ने पढ़ा था राष्ट्रीय आय का पार्ट फर्स्ट। उसमें अपन ने क्या पढ़ा था? तो पढ़ रहे थे कि राष्ट्रीय आय में जो पिछले क्लास में अपन ने पढ़ा था वो क्या था कि राष्ट्रीय आय की जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि वो पढ़ा था। और राष्ट्रीय आय ज्ञात करने की कौन कौन सी दो विधियां थी? एक तो वैज्ञानिक तरीका था, एक अवैज्ञानिक तरीका था। तो अवैज्ञानिक तरीके से ज्ञात किसने करी थी राष्ट्रीय आय? अपने दादाभाई नौरोजी ने। दादाभाई नौरोजी ने 1867 टू 68 के अंदर अपने भारत के प्रत्येक नागरिक की राष्ट्रीय आय 20 रुपए प्रति व्यक्ति बताई थी। ठीक है, और उन्होंने अपनी किताब बुक है, बुक का नाम है अपने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है, तो उन्होंने इस किताब में अपने जो राष्ट्रीय आय बताई थी। ठीक है, उसके आगे दादाभाई नौरोजी के बाद फिर वाडिया व जोशी ने 1912-13 के अंदर प्रति व्यक्ति आय 44 रुपए बताई थी। किसने? वाडिया व जोशी ने। वैसे सर वैज्ञानिक तरीके से मैं वो रिवाइज करवा रहा हूँ आपको, देन अपन क्लास को कंटिन्यू करेंगे। वैज्ञानिक तरीके से किसने? दादा भाई नौरोजी ने। कब? 1967 टू 68 में कितनी बताई थी? 20 रुपए। ठीक है, देन बताई थी अपने इसी तरीके से ज्ञात करी थी वाडिया व जोशी ने। वाडिया व जोशी इन्होंने कितनी बताई थी? 44 रुपए बताई थी प्रति व्यक्ति आय। ठीक है, कब बताई थी इन्होंने? इन्होंने बताई थी अपने 1912-13 में। ठीक है, कब बताई थी? 1912-13 में। देन फिर अपने वापस शाह व कंबाटा ने 1921 से 22 के अंदर। किसने? शाह व कंबाटा ने 1921-22 के अंदर कितने? 74 रुपए प्रति व्यक्ति आय बताई थी। ठीक है, नेक्स्ट अपन आगे कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, ये तो हो गया वैज्ञानिक तरीका। अच्छा, वैज्ञानिक तरीके से सबसे पहले अपने जो पीसी महालनोबिस है उनकी अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई थी और उन्होंने ही मतलब कौन थे अपने? पीसी महालनोबिस, इनकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई थी। समिति है ना, समिति का नाम था NIC, मतलब नेशनल इनकम कमेटी। और इसी के द्वारा फिर अपने राष्ट्रीय आय की गणना की जाती थी। ठीक है, नेक्स्ट अपन ने पढ़ा था कि इसी समिति के अंतर्गत एक CSO का गठन हुआ था जिसे केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय कहा जाता है। और फिर CSO के अंदर ही इसके दो पार्ट बने थे, CSO एंड NSSO। ठीक है, तो NSSO यही हमारे अभी राष्ट्रीय आय का वर्तमान में, NSSO यही वर्तमान में राष्ट्रीय आय का परिकलन करता है। ठीक है, राष्ट्रीय आय का जो डाटा होता है आय ज्ञात करता है। इसको NSSO या NSO भी कहते हैं, नेशनल स्टीयरिंग ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, और फिर अपन राष्ट्रीय आय ज्ञात करने की जो विभिन्न धाराएं हैं। अच्छा, सबसे पहले राष्ट्रीय आय में अपन क्या ज्ञात करते हैं? GDP। तो GDP के बारे में मैंने बताया था, G का मतलब होता है ग्रॉस और D का मतलब होता है डोमेस्टिक, P का मतलब होता है प्रोडक्ट। एक बार मैं इसको मिटा देता हूँ, देन कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले जो अपन ने पिछली वाली क्लास में जो पढ़ा था
उसको मैं रिवाइज करवा रहा हूँ, देन आगे कंटिन्यू करेंगे। और आप अगर पीछे वाली क्लास देख के फिर इस क्लास में आते हो तो आपको और बेहतर समझ में आएगा, ठीक है। नॉर्मली रिवाइज करवा रहा हूँ मैं। अच्छा, जीडीपी का मतलब बता दिया था आपको, वैसे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस का मतलब अपन ने कल समझ लिया था, टोटल सकल, ठीक है। और डोमेस्टिक का मतलब घरेलू होता है, घरेलू के अंदर क्या क्या सीमाएं आती है वो सारा मैंने कल आपको बता दिया था। घरेलू सीमा के अंदर जैसे अपना जो भारत का एरिया है, जिस जिस एरिया के अंदर भारत के अंदर उत्पादन होता है और जो सीमा भारत की तय है, जैसे अब कल की क्लास आप अच्छे से देख लेना, वैसे आपको समझ में आ जाएगा कि विदेश के अंदर भी अगर अपने भारतीय कोई कंपनी है, कोई काम कर रही है, तो वो जो एरिया है उस कंपनी के अंतर्गत आने वाला, वो भी अपने भारत की घरेलू सीमा के अंतर्गत ही आता है। उसके बाद अपन ने पढ़ा था नागरिक, है ना। तो जीडीपी में क्या काउंट होता है, जीडीपी में होता है नागरिक काउंट, ठीक है। क्या होता है नागरिक, नागरिक का मतलब भी मैंने परिभाषा बताई थी आपको नागरिक की, कि अपने राजनीति के अंदर नागरिक की अलग परिभाषा होती है और इकोनॉमिक्स में अलग होती है, ठीक है। और आगे अपन कंटिन्यू करते हैं, इसको बंद कर, लाइट कर। हाँ, तो अपन पढ़ रहे थे जीडीपी, जीडीपी में ये ग्रॉस का मतलब सकल यानी टोटल हो गया, और अपने डोमेस्टिक मतलब घरेलू सीमा। तो घरेलू सीमा के अंतर्गत क्या क्या आता है, तो देश की जो भी राजनीतिक सीमा वो कंप्लीट वो आती है। विदेशों में स्थित जो भारत के अपने दूतावास है वो आते हैं। गहरे सागरों में स्थित तेल के प्लेटफॉर्म है वो आते हैं। और इसके अलावा अपने दूसरे देशों में स्थित जो सैनिक छावनियां हैं, किसी भी देश का एयर स्पेस है हो गया, और सागर में अनन्य आर्थिक क्षेत्र जो 200 नॉटिकल मील होता है वो आता है। और विदेशों के वे क्षेत्र जहाँ अपने भारत की कंपनी अपने खनन वगैरह या तेल पेट्रोलियम कुछ भी निकाल रही है और अदर कुछ काम कर रही है, तो वो सारा क्या भारत की घरेलू, वहां से जो प्रोडक्ट उत्पादन होता है वो सारा भारत की घरेलू सीमा के अंतर्गत आता है। अच्छा, भारत सरकार के जो सभी प्रोजेक्ट है वो विदेशों में कार्यरत है, तो वो भी घरेलू सीमा के अंतर्गत ही आता है। अच्छा, उसके बाद अपन ने पढ़ा था नागरिक। नागरिक का मतलब क्या होता है कि भारत के अंदर अगर कोई व्यक्ति 182 दिन या उससे अधिक समय तक निवास कर रहा है और आर्थिक गतिविधियों में शामिल है, तो भी वो क्या कहलाएगा, रेजिडेंट। अच्छा, आपको लग रहा होगा कि मैं सारा ओनली बोल ही रहा हूँ, लेकिन नोट डाउन कुछ नहीं कर रहा हूँ, तो मैंने पीछे वाली क्लास में कंप्लीटली नोट डाउन करा है, ठीक है। तो आप एक बार उसको देख लेना। और कोई भी विदेशी नागरिक अगर 60 दिन भारत में रहता है और वह विदेशी है, ठीक है, रेजिडेंट नहीं है, और अगर 4 साल के अंदर वो 365 दिन भी भारत में निवास करता है और आर्थिक गतिविधियों के अंदर शामिल है, तो वो क्या क्या कहलाएगा, भारत का रेजिडेंट कहलाएगा। और उसके अलावा जो ये नॉर्मली नागरिक को जो अधिकार प्राप्त होते हैं वो उसको भी प्राप्त होंगे। अच्छा, इस प्रकार जीडीपी में किसको काउंट किया जाता है, रेजिडेंट को, मतलब नागरिक को। फिर अपन पढ़ेंगे आगे, अभी अपन आज की क्लास स्टार्ट करते हैं प्रोडक्शन, ठीक है, ये देन आगे कंटिन्यू करेंगे। एक बार इसको मैं मिटा देता हूं। प्रोडक्शन, अच्छा क्या होता है प्रोडक्शन, यानी उत्पादन। उत्पाद का तात्पर्य वस्तु एवं सेवाओं के उत्पादन से है। जीडीपी में हमेशा वस्तु एवं सेवा के अंतिम उत्पादों को शामिल किया जाता है। क्या पढ़ रहे हैं अपन, जीडीपी पढ़ रहे हैं, ठीक है। जीडीपी में क्या मतलब, अपन क्या पढ़ेंगे, उत्पादन। उत्पादन, अच्छा, इसमें क्या शामिल होता है, जो एक वित्तीय वर्ष है, वित्तीय वर्ष मैंने बताया था आपको कल वैसे, ठीक है, 1 अप्रैल से 31 मार्च, एक वित्तीय वर्ष में वस्तु व सेवा, वस्तु व सेवा का जो अंतिम रूप से प्राप्त होता है, अंतिम रूप से प्राप्त उत्पादन, ठीक है, प्राप्त उत्पादन, चलो इधर ही लिख देते हैं, ये किसमें क्या होता है, ये प्रोडक्शन कहलाता है, ठीक है। अब उत्पादन की दृष्टि से शामिल किया जाता है, प्राथमिक व मध्यवर्ती उत्पादों को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता।
क्योंकि उससे क्या होता है कि दोहरी गणना हो जाती है। यानी मान लो ये मार्कर है, तो मार्कर को बनाने में क्या क्या यूज हुआ होगा, इंक है, इसके अलावा ये अंदर जो रिफिल है, प्लस ये ऊपर ये प्लास्टिक का ये जो है पोर्शन, तो ये सारी चीजें यूज हुई होगी। ठीक है, बंद करिए, ये भी की आवाज कम करो नहीं यार। जीडीपी में हमेशा वस्तु एवं सेवा के अंतिम उत्पादों को शामिल किया जाता है, जो अपने प्राथमिक या मध्यवर्ती उत्पादों को शामिल नहीं किया जाता है। उससे क्या होता है कि दोहरी गणना से बचा जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अपन, मेरे पास ये मार्कर है, तो मार्कर को बनाने के लिए क्या क्या यूज हुआ होगा, एक तो इंक है, इंक के अंदर जो इंक, इसके अलावा अंदर जो रिफिल वगैरह, ये प्लास्टिक का वापस बाहर का जो कवर है, तो ये सारी चीजें। अब ये सारी चीजों का अगर अलग अलग अपन मूल्य जोड़ेंगे और फिर उसमें से जो मूल्य हास हुआ होगा, यानी बनाने में जो कचरा निकला होगा उसको भी जोड़ेंगे, तो इसकी जो कॉस्ट आएगी ना वो बहुत ज्यादा हो जाएगी। इसलिए क्या है कि इसको लास्ट में जोड़ा जाता है कि लास्ट में इसका ओवरऑल कितना खर्चा आया है टोटल में से जो अंतिम उत्पाद है। तो इसी को अपने भारत की क्या मतलब कहीं पे भी जीडीपी काउंट करते तो अंतिम उत्पाद को ही जोड़ा जाता है, ताकि क्या दोहरी गणना से बचा जा सके। ठीक है, नेक्स्ट अपन आगे पढ़ते हैं कि अपने भारत की राष्ट्रीय आय में सभी प्रकार के उत्पादों को 3 श्रेणी में बांटा गया है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। अच्छा, जीडीपी के अंदर जो भारत में अपने राष्ट्रीय आय के उत्पादों को कितनी श्रेणी में बांटा गया है, 3 श्रेणी में। 3 श्रेणी में बांटा गया है। ठीक है, कौन कौन सा हो गया, प्राथमिक क्षेत्र वाला, दूसरा हो गया द्वितीयक क्षेत्र, व तीसरा हो गया तृतीयक क्षेत्र। ठीक है, अब अपन आगे इसको पढ़ेंगे कि प्राथमिक क्या क्या आता है, द्वितीयक में क्या क्या आता है और तृतीयक में क्या क्या आता है। ठीक है, तो प्राथमिक क्षेत्र में वे उत्पाद जो प्राकृतिक संसाधनों से प्राप्त होते हैं प्राथमिक उत्पाद कहलाते हैं। क्या आता है इसमें, वे उत्पाद जो प्राकृतिक संसाधनों से प्राप्त होते हैं, उसे क्या कहते हैं अपन, प्राथमिक उत्पादन। ठीक है, इसमें आता है कृषि हो गया, पशुपालन हो गया, दुग्ध उत्पादन हो गया, कृषि, पशुपालन, दुग्ध उत्पादन। ठीक है, ये सारे प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। नेक्स्ट अपन आगे पढ़ते हैं कि जो अपने द्वितीयक क्षेत्र में, इसको उद्योग क्षेत्र भी कहते हैं। द्वितीय को क्या कहते हैं, उद्योग क्षेत्र। द्वितीय को क्या कहते हैं, उद्योग क्षेत्र। जो औद्योगिक इकाइयां हैं, उद्योग क्षेत्र। ठीक है, जितनी भी औद्योगिक इकाइयां हैं वो सारी किस में आती है, द्वितीय क्षेत्र में। और तृतीय क्षेत्र अपना सेवा क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, इसमें जो विनिर्माण इकाई आ जाती है, जहां पे कच्चे माल को विनिर्मित माल में बदला जाता है। अच्छा, इसकी और परिभाषा लिख सकते हैं अपन कि यहाँ पर जो कच्चा माल होता है, कच्चे माल को विनिर्मित माल में बदला जाता है। ठीक है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था मार्कर के अलावा अगर आप और भी किसी प्रोडक्ट का उदाहरण ले सकते हो कि मार्कर बनाने के लिए जो भी कच्चा माल रॉ मटेरियल यूज हुआ होगा, देन ये बना तो किसी उद्योग में ही होगा ना, तो ये अपने किसमें, सेकेंड द्वितीय पार्ट में आ जाता है, द्वितीय औद्योगिक क्षेत्र। ठीक है, थर्ड है अपने तृतीय क्षेत्र, जिसे सेवा क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, प्राथमिक एवं द्वितीय क्षेत्र को आगे बढ़ाने का कार्य कौन करता है, सेवा क्षेत्र। एक बार मैं इसको चलो यहाँ पे लिख देता हूँ ना, सेवा क्षेत्र। इसका क्या कार्य होता है, जो प्राथमिक व द्वितीयक क्षेत्र को आगे बढ़ाने का कार्य क्या होता है, आगे बढ़ाने
का कार्य कौन करता है? अपने तृतीयक क्षेत्र करता है। तृतीयक क्षेत्र कैसे करता है? जैसे कुछ भी अपने रॉ मटेरियल का उद्योग में कुछ अच्छा प्रोडक्ट बन के रेडी हुआ है, देन उसको जिन साधनों की सहायता से अपने आगे मार्केट में पहुंचाया जाता है, तो परिवहन भी एक सेवा के अंदर आता है। और वापस और अदर सारी चीजें जैसे होटल वगैरह हो गई, तो ये सारी सेवा क्षेत्र के अंदर ही आती है। ठीक है, तो इसमें क्या आ जाता है? अपने परिवहन व आधारभूत सुविधाएं, जो क्या करती है? अपने प्राथमिक व द्वितीयक जो क्षेत्र है इनको बढ़ाने, ग्रोथ में सहायता करती है। ठीक है, ये अपने हो गया जीडीपी में कौन कौन से, मतलब भारत के अंदर प्राथमिक द्वितीयक 3 क्षेत्र डिवाइड कर रखे हैं। प्राथमिक में क्या होता है? अपने कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, ये सारी चीजें आ गई। द्वितीयक में औद्योगिक क्षेत्र आ जाता है, जहाँ पे कच्चे माल को विनिर्मित माल में बदला जाता है। ठीक है, और थर्ड है अपना सेवा क्षेत्र, जिसमें प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र को आगे बढ़ाने का कार्य किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, अच्छा, राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किसका है? थर्ड, ये अपने सेवा क्षेत्र का है। जो अपने राष्ट्रीय आय है, राष्ट्रीय आय, इसमें सर्वाधिक योगदान भी किसका है? सेवा क्षेत्र का। सेवा मतलब तृतीयक क्षेत्र। ठीक है, सेवा क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है। क्यों है योगदान? क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट अगर बना है तो उसको वापस मार्केट तक पहुंचाना, लोगों तक पहुंचाना, या बीच में जो रोड वगैरह, ये सारी चीजें, तो ये, अच्छा, रोड तो आधारभूत सुविधाओं में आ जाता है, पर ये जो मार्केट तक पहुंचता है तो उसमें क्या सेवा ही होती है। ठीक है, अपन सेवा ही कर रहे हैं, कोई भी चीज किसी को बेच रहे कर रहे, तो ये क्या सेवा है। ठीक है, इससे अपने को इनकम प्राप्त होती है। तो सर्वाधिक योगदान किसका? अपने राष्ट्रीय आय में सेवा क्षेत्र का। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं सेवा क्षेत्र का आगे। एक बार आप इसको रिवाइज कर लो, तब तक आगे पढ़ते हैं अपन। एक बार मिटा देता हूं मैं इसको, काट दे। तो नेक्स्ट अपन पढ़ रहे हैं वापस आगे से अर्थशास्त्र, है ना? क्या पढ़ रहे हैं? इकोनॉमिक्स का टॉपिक चल रहा है, तो अर्थशास्त्र। इसमें किस किस का अध्ययन होता है? अर्थशास्त्र। जो इसमें किसका अध्ययन होता है इकोनॉमिक्स में? देश के अंदर जो उत्पादन होता है, उत्पादन से प्राप्त आय का अध्ययन किसमें किया जाता है? अर्थशास्त्र में। अच्छा, इसमें क्या क्या शामिल होता है? जैसे अपन नॉर्मली डॉक्टर के पास जाते हैं, उसको जो फीस देते हैं वो भी अपने राष्ट्रीय आय में शामिल होती है। ठीक है, और ये हो गया। ठीक है, टीचिंग से प्राप्त जो इनकम होती है ये भी राष्ट्रीय आय में शामिल होती है। जैसे अपन डॉक्टर के पास गए, एग्जाम्पल के तौर पे डॉक्टर के पास गए और उसने क्या लिया? अपन से फीस ली। ठीक है, तो ये भी उसकी आय में शामिल होता है ना, राष्ट्रीय आय में शामिल है। ठीक है, और क्या शामिल है? जो अपने टीचिंग से प्राप्त आय है, टीचिंग से प्राप्त आय, और अदर, मतलब जो भी अपन काम कर रहे हैं उससे जो हमें इनकम प्राप्त होती है वो सारी राष्ट्रीय आय में शामिल होती है। अच्छा, ये संपूर्ण विश्व को 2 भागों में बांटा गया है इनकम के आधार पे, आय के आधार पे। विश्व को, ठीक है, कितने 2 पार्ट में बांटा है? 2 पार्ट में बांटा है। किसके आधार पर ज्ञात की जाती है? वस्तु एवं सेवा के आधार पर। ठीक है, वस्तु एवं सेवा, वस्तु एवं सेवा के आधार पर राष्ट्रीय आय ज्ञात की जाती है। अच्छा, सबसे पहले इसकी अपन ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पढ़े कि वस्तु एवं सेवा से ही क्यों राष्ट्रीय आय ज्ञात की जाती है, या इसी के आधार पर क्यों ज्ञात की जाती है। तो सबसे पहले 1930 में अर्थशास्त्र को राजनीतिक अर्थशास्त्र कहते थे। अच्छा, एक बार मैं इसको मिटा देता हूँ, देन कंटिन्यू करते हैं अपन। ये अपने रीट सेकेंड ग्रेड ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम, है ना, अगर जिसमें भी इकोनॉमिक्स
आती है और राष्ट्रीय आय नाम का टॉपिक है, तो उसके लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है। सो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट, अच्छी लगे क्लास तो जरूर करिएगा। अच्छा, 1930 से पहले अर्थशास्त्र को राजनैतिक अर्थशास्त्र कहते थे। इसके बाद जॉन मेनार्ड किंग के आने के बाद इसे अर्थशास्त्र कहा गया। अच्छा, इसका जो 1930 से पहले 1930 से पहले इसे क्या कहते थे? राजनीतिक अर्थशास्त्र कहते थे, ठीक है। और उसके बाद क्या, अपने ये इकोनॉमिस्ट है जॉन मेनार्ड किंग, जॉन मेनार्ड किंग्स, इन्होंने क्या अर्थशास्त्र के बारे में रिसर्च वगैरह किया और इन्होंने अपनी अवधारणाएं प्रस्तुत की। तो उसके बाद इसको क्या कहा जाने लगा? अर्थशास्त्र कहा जाने लगा, ठीक है। तो 1930 से पहले अगर आपसे पूछा जाए कि अर्थशास्त्र को किसके साथ अध्ययन किया जाता था, तो राजनीति विज्ञान के साथ, और इसको राजनीतिक अर्थशास्त्र कहा जाता था, ठीक है। अगर इसकी परिभाषा की बात करें, किसी क्षेत्र अथवा राज्य की राजनीतिक सीमा के कुल उत्पादन के वितरण एवं मूल्य निर्धारण को अर्थशास्त्र कहते हैं। किसी क्षेत्र अथवा राज्य के कुल उत्पादन को, परिभाषा अपन पढ़ रहे थे कि अर्थशास्त्र की परिभाषा पढ़ रहे थे, तो क्या आता है इसमें अर्थशास्त्र में? अपने किसी क्षेत्र अथवा राज्य के कुल उत्पादन या उत्पादन के वितरण, किसी क्षेत्र अथवा राज्य के कुल उत्पादन एवं उत्पादन के वितरण और मूल्य निर्धारण, उत्पादन के वितरण एवं मूल्य निर्धारण का अध्ययन किसमें किया जाता है? अर्थशास्त्र में किया जाता है। ये इसकी परिभाषा है, ठीक है। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं कि उत्पादन दो श्रेणियों में विभक्त किया जाता है, वस्तु एवं सेवा उत्पादन, ठीक है। अच्छा, उत्पादन को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। उत्पादन को 2 भागों में बांटा गया है। कौन सा है? एक तो वस्तु उत्पादन, दूसरा है अपने सेवा उत्पादन, ठीक है। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं, आगे कंटिन्यू करते हैं कि अच्छा, सेवा उत्पादन में क्या क्या आता है? चिकित्सा, शिक्षा, बीमा, परिवहन, पर्यटन, बैंकिंग। वस्तु उत्पादन का तो वैसे आपको पता ही है कि जो औद्योगिक क्षेत्र है, उद्योग क्षेत्र में जो उत्पादन होता है, या अपने प्राथमिक वाला कृषि क्षेत्र भी हो गया ना इसमें, कृषि और ऑल अदर, जहाँ पे अपने प्रोडक्ट का उत्पादन होता है। अच्छा, जो सेवा उत्पादन है अपने तृतीयक क्षेत्र है अपना, ठीक है। कौन सा क्षेत्र है ये? तृतीयक। इसमें क्या क्या आता है अपने? बैंकिंग आ गया, बीमा आ गए, ठीक है। और बैंकिंग, बीमा, परिवहन, पर्यटन, और क्या हो गए अपने? चिकित्सा वगैरह, शिक्षा। ये जो अपने सेवा क्षेत्र के जो ये है पार्ट, इसमें क्या हमें कुछ नया प्रोडक्ट प्राप्त नहीं हो रहा, पर हम लोगों की क्या कर रहे हैं? सेवा कर रहे हैं। और सबसे ज़्यादा हमें आमदनी भी इसी से प्राप्त होती है। सर्वाधिक अपने राष्ट्रीय आय के अंदर जो योगदान है वो भी किसका? अपने सेवा क्षेत्र का ही है, ठीक है। पर्यटन हो गया, बीमा हो गया, ये सारा क्या है कि अपन लोगों की सेवा कर रहे हैं, ठीक है। देन अपन एक बार वापस इसको मैं रिवाइज करवा लेता हूँ। अर्थशास्त्र 1930 से पहले इसको राजनीतिक अर्थशास्त्र के साथ पढ़ा जाता था, राजनीतिक विज्ञान के साथ।
जॉन मेनार्ड किंग्स 1930 के बाद आए थे, तब से इसको इकोनॉमिक्स कहा जाने लगा। किसी क्षेत्र अथवा राज्य के कुल उत्पादन या उत्पादन के वितरण एवं मूल्य निर्धारण का अध्ययन किसमें किया जाता है? अर्थशास्त्र में। अच्छा, अर्थशास्त्र में वापस अपने इसको उत्पादन को दो भागों में बांटा गया है। अपन जीडीपी ही पढ़ रहे हैं ना, जीडीपी में ग्रॉस पढ़ लिया, फिर ये डोमेस्टिक घरेलू सीमा वगैरह कंप्लीट पढ़ लिया था। अभी अपन उत्पादन पढ़ रहे हैं, प्रोडक्शन है ना। तो इसमें क्या वस्तु और सेवा को शामिल किया जाता है। वस्तु में तो वो सारी वस्तुएं आ गई जो अपने मतलब उत्पादित होती है और एक नया प्रोडक्ट हमें प्राप्त होता है। और सेवा के अंदर फिर ये आ जाता है बैंकिंग, बीमा, परिवहन, पर्यटन, चिकित्सा और शिक्षा, और ऑल अदर चीजें जो अपने क्या है कि सेवा भाव से की जाती है। ठीक है, मैं इसको मिटा देता हूं, देन आगे कंटिन्यू करेंगे ना। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे अर्थशास्त्र का विकास कितने चरणों में हुआ? 3 चरणों में हुआ। ठीक है, अर्थशास्त्र का विकास। मैं आपको कंप्लीट इकोनॉमिक पढ़ा रहा हूं जो अपने सीधे एग्जाम ओरिएंटेड है और सीधे फैक्ट पूछे जाते हैं ना। ठीक है, कितने चरणों में इसका विकास हुआ है? 3 चरणों में। ठीक है, 3 चरणों में। सर्वप्रथम एडम स्मिथ जिसे फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है, 1776 से 1930 तक इनका काल था। सर्वप्रथम कौन है इसके अंदर? अर्थशास्त्री एडम स्मिथ। इनको क्या कहते हैं? फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाए कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है तो एडम स्मिथ। इनका कार्यकाल है 1776 से कितना है? 1930 तक। 1930 में अपने विश्व स्तर पे आर्थिक मंदी आई थी और उससे जो अप्रभावित देश थे अपने, एक तो भारत था और दूसरा रशिया है ना। आगे पढ़ते अपन कंटिन्यू। इनका जो अर्थशास्त्र है इसको क्या कहते थे? क्लासिकल इकोनॉमी। क्या कहते थे? इनका जो अर्थशास्त्र था, अर्थशास्त्र, इसको क्लासिकल इकोनॉमी कहते थे। क्लासिकल इकोनॉमी मतलब माइक्रो इकोनॉमी है ना। क्या कहते थे? MICRO, माइक्रो इकोनॉमी। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि किनके अर्थशास्त्र को क्लासिकल इकोनॉमी कहा जाता था तो अपने एडम स्मिथ। ठीक है, और इन्हीं के टाइम पे अमेरिका के लिए कोटेशन मिला था, मतलब वायरल हुआ था कि अनाज के ढेर पर बैठा भूखा व्यक्ति, किसके लिए कहा गया ये सब? ये कथन है अनाज के ढेर पर बैठा भूखा व्यक्ति। किसके लिए कहा गया था? तो यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ठीक है, नेक्स्ट अपन आगे पढ़ते हैं कि इनका जो अर्थशास्त्र है 1930 की जब आर्थिक मंदी आई थी तब फेल हो गया था। फेल इसलिए हो गया था, फेल होने के पीछे रीजन था कि इन्होंने जो देश को चलाने के लिए एक इकोनॉमिक्स अर्थव्यवस्था दी थी, तो अगर वो चला रहे देश को कि इस तरीके से अपने को ऐसे चलाना है, तो फिर ये आर्थिक मंदी आई क्यों? इसके पीछे क्या रीजन है? इस वजह से 1930 में इनका जो इकोनॉमिक्स है वो फेल हो गया। 1930 में इनका अर्थशास्त्र प्रशासन व्यवस्था में, प्रशासन या शासन, प्रशासन चलाने में फेल हो गया। क्या हो गया? फेल। ठीक है, तो फिर
इनके अर्थशास्त्र की जगह सेकंड अपने कौन, जॉन मेनार्ड किंग, 1930 में इन्होंने एक नई अवधारणा दी जिसे अपने क्रिश्चियन किशियन अर्थशास्त्र माइक्रो इकोनॉमी कहा जाता है, समष्टि अर्थशास्त्र। ठीक है, नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं आगे, एक बार इसको मिटा देता हूँ मैं। हाँ, तो मैं ये बोल रहा था कि जो एडम स्मिथ का अर्थशास्त्र है वो देश की शासन व्यवस्था को चलाने में फेल हो गया। उसके बाद 1930 में अपने जॉन मेनार्ड किंग आए, जिन्होंने क्या एक नई अवधारणा दी। ठीक है, अर्थशास्त्र की इन्होंने एक नई अवधारणा दी। ठीक, कौन आए थे 1930 के बाद? जॉन मेनार्ड किंग। इन्होंने क्या एक नई अवधारणा दी कि देश की शासन व्यवस्था या प्रशासन, ये जो भी इकोनॉमिक्स वाली व्यवस्था है इसको कैसे चलाया जाए। अब नई अवधारणा दी। अच्छा, इनका जो अर्थशास्त्र है जॉन मेनार्ड किंग का, इनको इसको क्या कहते हैं? समष्टि अर्थशास्त्र। समष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। ठीक है, मैक्रो मैक्रो इकोनॉमी क्या कहते हैं? मैक्रो इकोनॉमी कहते हैं। अच्छा, वापस इन्होंने क्या, इनके जो अर्थशास्त्र को और क्या कहा जाता है? किशियन अर्थशास्त्र। ये फैक्ट आपको सीधे एग्जाम में पूछा जा सकता है, पूछे जा सकते हैं ना, कि किन के अर्थशास्त्र को क्या कहा जाता है। जॉन मेनार्ड किंग ने अपनी जो इकोनॉमिक्स में नई अवधारणा कब दी थी? तो 1930 के बाद दी थी। ठीक है, नेक्स्ट अपन आगे। अच्छा, इनका क्या अपने डॉक्टर बाबा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर अंबेडकर के साथ एक बहस भी हो गई थी इनकी। तो फिर उसी बहस के कारण अपने बी आर अम्बेडकर साहब ने एक बुक लिखी थी कि भारत में रुपए की समस्या। ठीक है, और इसी बुक के आधार पर अपने इंडिया के अंदर आरबीआई की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो जॉन मेनार्ड किंग, जॉन मेनार्ड किंग। अच्छा, इनका अपने मतलब नाइट में डिनर वगैरह कुछ था ऐसा बी आर अम्बेडकर साहब के साथ। ठीक है, किसके साथ? बाबा साहब बाबा साहेब अम्बेडकर, जिन्हें भारत के संविधान का निर्माता कहा जाता है। और इन्होंने अपने भारत का संविधान लिखने में, मतलब संविधान बनाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है, तो इनके साथ नाइट में डिनर कर रहे थे, ये डिनर कर रहे थे। तो उस टाइम पे क्या है कि इनके दोनों के बीच में एक बहस हो गई। और फिर अच्छा, अपने ये बाबा साहब अम्बेडकर है, ये भी बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट थे। ठीक है, और इन्होंने तो बहुत सी इनकी मतलब जो उपलब्धियां है वो काउंट नहीं हो सकती, अनकाउंटेबल है। तो इनके क्या बहस हो गई थी, तो तभी बाबा साहब अम्बेडकर ने एक बुक लिखी थी अपने भारत में रुपए की समस्या। भारत में रुपए की समस्या। ये बुक अगर पूछ ले आपको एग्जामिनर सीधा, तो आप डायरेक्टली बता सकते हो कि किसने लिखी थी? डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर, है ना। ठीक है, नेक्स्ट अगर अपन आगे पढ़ते हैं। अच्छा, इसी के आधार पर अपने आरबीआई की स्थापना की गई। आरबीआई की स्थापना की गई। अच्छा, आरबीआई जिसे अपन जानते हैं कि अपने भारत के अंदर जो पैसों रुपयों का जो पूरा लेन देन वगैरह पूरे जो सिस्टम है वो कौन चलाता है? आरबीआई। बैंकों का बैंक, फादर ऑफ बैंक वगैरह सारा मतलब आरबीआई है। और इसी के अंडर अपने पूरे भारत का रुपए वाला प्रोसेस चलता है। ठीक है, अच्छा ये हो गया, एक बार आप नोट डाउन कर लो, फिर नेक्स्ट आगे अपन कंटिन्यू करते हैं। हाँ, तो अपन पढ़ रहे थे जॉन मेनार्ड किंग्स। एक बार मैं इसको मिटा देता हूँ, देन आगे का कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में तो वैसे पता ही होगा आपको, भारत के संविधान निर्माता है। ठीक है, और इन्होंने अपने भारत में रुपए की समस्या वाली बुक लिखी थी और इसी के आधार पर अपने इंडिया के अंदर आरबीआई की स्थापना की गई। ठीक है, अच्छा 1930 में इन्होंने अपनी एक नई अवधारणा दी। अच्छा, आगे अपन पढ़ते हैं कि अर्थशास्त्र का विकास। ठीक है, इसको मिटा ही देता हूँ मैं कम्प्लीटली। क्लास अगर आपको अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड
और आप जितना शेयर कर पाओ प्लीज़ सपोर्ट, है ना। चलो नेक्स्ट अपन पढ़ रहे हैं आगे कि जो अर्थशास्त्र के विकास, अर्थशास्त्र के विकास में योगदान, है ना, विकास में योगदान किसने दिया था। एक तो अपने ये एडम स्मिथ हो गए, वालरस हो गया, और एक ये अपने क्या क्या नाम है, जॉन मेनार्ड किंग। ठीक है, कौन कौन हो गए, वापस से लिख देता हूँ, एडम स्मिथ, ठीक है, दूसरे हो गए अपने जॉन मेनार्ड किंग्स। अच्छा, इनके जो अर्थशास्त्र है उसको क्या कहा जाता है, कीशियन अर्थशास्त्र, है ना, मैक्रो इकोनॉमी, समष्टि अर्थशास्त्र। ठीक है, क्या कहा जाता है, समष्टि अर्थशास्त्र। अच्छा, फादर ऑफ इकोनॉमी किसे मतलब किसे कहते हैं, अपने एडम स्मिथ को कहते हैं। ठीक है, अच्छा, तीसरा पर्सन है अपने वालरस, क्या नाम है इनका, वालरस। ठीक, ये तीन महत्वपूर्ण व्यक्ति है जिन्होंने अपने अर्थशास्त्र के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। ठीक है, नेक्स्ट अपन आगे अपन पढ़ रहे थे एडम स्मिथ के बारे में। तो एडम स्मिथ ने 1800 ईस्वी में 1800 ईस्वी में एक नीति पर बल दिया जिसे हस्तक्षेप नीति, या इसी को लेसेज फेयर नीति भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, लेसेज फेयर नीति। अच्छा, इसमें क्या होता है कि इन्होंने कहा था कि 1800 ईस्वी से पहले जो वस्तु की कीमतें कौन डिसाइड करती थी, सरकार तय करती थी। ठीक है, तो इन्होंने इस चीज की आलोचना करी, सरकार तय करती थी, तो इस चीज की क्या करी इन्होंने, आलोचना करी, और इन्होंने सरकार को बोला कि आप वस्तु की कीमतें आप डिसाइड नहीं कर सकते। जैसे भारत के अंदर पेट्रोलियम वगैरह है, एग्जाम्पल के तौर पर हम देख सकते हैं भारत में पेट्रोलियम या और भी अन्य चीजें, पेट्रोलियम पदार्थ या फिर गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, इनकी जो कीमतें हैं वो कौन तय करती है, सरकार। तो इस चीज की आलोचना किसने करी थी, अपने एडम स्मिथ ने। अच्छा, इनके जो अर्थशास्त्र है, इनका जो अर्थशास्त्र को क्या कहते हैं, अर्थशास्त्र को कहते हैं क्लासिकल इकोनॉमी, है ना, क्या कहते हैं, क्लासिकल इकोनॉमी। एक बार इसको नोट डाउन कर लो, देन अपन नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं। ठीक है, मिटा देता हूं एक बार इसको। एडम स्मिथ के बारे में ही पढ़ रहे हैं अपन फिर। अच्छा, नॉर्मली तो अपन ने पढ़ लिया था, दूसरों के बारे में वालरस पेंडिंग है। अच्छा, ये अपने जो एडम स्मिथ का अर्थशास्त्र है इसको रेगनर फ्रिश ने 1933 में माइक्रो इकोनॉमी कहा था। अच्छा, जो एडम स्मिथ का अर्थशास्त्र है, इनका जो अर्थशास्त्र है, अर्थशास्त्र को क्या माइक्रो इकोनॉमी, व्यष्टि माइक्रो इकोनॉमी, व्यष्टि अर्थशास्त्र की संज्ञा किसने दी थी, अर्थशास्त्र किसने कहा था, रेगनर फ्रिश ने। किसने कहा था, रेगनर फ्रिश ने क्या कहा इनके अर्थशास्त्र को, माइक्रो इकोनॉमी यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र। अच्छा, समष्टि अर्थशास्त्र अपने जॉन मेनार्ड किंग के अर्थशास्त्र को कहते हैं। नेक्स्ट अपन, अच्छा, इनसे पहले अर्थशास्त्र को राजनीति विज्ञान के साथ पढ़ा जाता था, वो अपन ने पहले पढ़ लिया है, और 1700 से 1900 ईस्वी तक इनका अर्थशास्त्र चलता रहा था। तो इनका जो इकोनॉमिक अर्थशास्त्र है, कब से कब तक टाइम पीरियड क्या था, 1700 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक। ठीक है, ये प्रेजेंट वाला काल लिया है ना, प्रेजेंट मतलब अभी जो चल रहा है ना, ये 2000, 1700, 1800, 1900 कंटिन्यू, तो 1700 से लेकर 1900 ईस्वी तक ये इनका अर्थशास्त्र चलता था। देन अपने आता है वालरस, एक बार मैं इसको मिटा देता हूँ, देन आगे कंटिन्यू करेंगे ना।
आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। वालरस, इन्होंने भी एडम स्मिथ का समर्थन किया, लेकिन इन्होंने कहा था कि वस्तु की कीमत मांग व पूर्ति के आधार पर तय होनी चाहिए। अच्छा, एडम स्मिथ ने तो क्या कहा था कि वस्तु की कीमत सरकार तय नहीं करे, ठीक है, वस्तु की कीमत कौन तय करेगा? बाजार तय करेगा। एडम स्मिथ ने कहा था, एडम स्मिथ इन्होंने जो वस्तु की कीमत है बाजार द्वारा तय करने पर बल दिया, ठीक है। फिर अपने नेक्स्ट आते हैं, ये अपने जॉन मेनार्ड किंग को तो अपन ने पढ़ ही लिया था। अब आते वालरस, इन्होंने क्या किया था? एडम स्मिथ का समर्थन किया था, एडम स्मिथ का समर्थन किया था, ठीक है। पर इन्होंने थोड़ा सा चेंज करा कि बाजार की जगह जो वस्तु की कीमत है वो कैसे तय होनी चाहिए? बाजार मांग व पूर्ति के आधार पर। इन्होंने कहा था कि जो वस्तु की कीमत है, वस्तु की कीमत किसके आधार पर तय होनी चाहिए? मांग व पूर्ति। क्योंकि अगर मांग अधिक है तो ऑटोमेटिक कीमत बढ़ेगी, और पूर्ति अगर कम है तो भी कीमत बढ़ने ही वाली है, क्योंकि लोगों को आवश्यकता अधिक है उस चीज की, तो लोग खरीदेंगे, और खरीदेंगे तो चीज अगर मार्केट में नहीं मिल रही है तो फिर रेट बढ़ा के ही बेचेंगे। तो वालरस का कहना था कि जो वस्तु की जो कीमत है वो किसके आधार पर तय होनी चाहिए? अपने मांग व पूर्ति के आधार पर, ठीक है। और इनकी जो इकोनॉमी है, अर्थशास्त्र है, इसको कहा गया नियो क्लासिकल इकोनॉमी। क्या कहा गया? इनके अर्थशास्त्र को क्या कहा गया? नियो क्लासिकल इकोनॉमी। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि नियो क्लासिकल इकोनॉमी की अवधारणा किसने दी थी, तो अपने वालरस ने दी थी। देन अपन नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं कि 1930 की आर्थिक मंदी के समय यह अवधारणा भी फेल हो गई थी। अच्छा, इनकी जो अवधारणा है कि क्या है कि जो वस्तु की कीमत मांग में पूर्ति के आधार पर तय की जाए, तो ये अवधारणा भी 1930 में जो विश्व स्तरीय 1930 में जो विश्व स्तरीय आर्थिक मंदी आई थी, मंदी, तो इनकी अवधारणा भी फेल हो गई। क्या हो गई? फेल हो गई, ठीक है। नेक्स्ट अपन आगे पढ़ते हैं, क्योंकि जो अर्थशास्त्री है उसको फेल होने के पीछे रीजन क्या है कि जो भी अपने इकोनॉमिस्ट है तो उनको एक सटीक भविष्यवाणी करनी चाहिए कि अगर आप ऐसा करोगे तो ये अपने देश की जो मुद्रास्फीति है वो बढ़ेगी या घटेगी या जो भी है, तो इनको अपनी भविष्यवाणी करनी चाहिए। इसी रीजन से इनकी ये भी फेल हो गई। उसके बाद अपने आते हैं जॉन मेनार्ड किंग। इसको मिटा देता हूं मैं, आगे देन कंटिन्यू करेंगे। योगदान है ना, चलो अपने वापस आते हैं। थर्ड नंबर पे कौन थे? जॉन मेनार्ड किंग। जॉन मेनार्ड किंग्स। अच्छा, इनको क्या कहते हैं? समष्टि अर्थशास्त्र के पिता, ठीक है। और इन्होंने कीमतों का निर्धारण हेतु समग्र मांग व समग्र पूर्ति का सिद्धांत दिया। अच्छा, इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया? समग्र मांग व समग्र पूर्ति का सिद्धांत किसने दिया था? जॉन मेनार्ड किंग्स ने, ठीक है। अच्छा, समग्र मांग का मतलब एक व्यक्ति, और समग्र पूर्ति का मतलब संपूर्ण देश, यानी जितनी भी अपने मार्केट के अंदर मांग है वो सारी मांगे, और जो समग्र पूर्ति अपने देश स्तर पे, जिस भी स्तर पे अपन कर रहे हैं, तो वो सारा, मतलब उन्होंने क्या पूरे एरिया को ही कवर कर लिया, ठीक है। और इसलिए इनको क्या कहा जाता है? समष्टि अर्थशास्त्र का पिता। क्या कहा जाता है इनको? आई होप आपको याद हो ही गया होगा, समष्टि अर्थशास्त्र
के पिता, ठीक है। और अपने व्यष्टि अर्थशास्त्र के पिता कौन है? एडम स्मिथ, ठीक। अच्छा, 2008 में यूएसए में गहरा आर्थिक संकट आया, जिसकी भविष्यवाणी 2001 में भारतीय मूल के अर्थशास्त्री किसने करी थी? अर्थशास्त्री रघुराम राजन ने, जो भविष्य में अपने आरबीआई के फर्स्ट गवर्नर बने, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, तो नोट डाउन करवा देता हूं मैं आपको कि 2008 में, कब? 2008 में यूएसए में गहरा, 2008 में अमेरिका में एक गहरा आर्थिक संकट आया। आया, जिसकी भविष्यवाणी किसने करी थी? अपने भारतीय अर्थशास्त्री, भविष्यवाणी भारतीय अर्थशास्त्री किसने की थी? डॉक्टर रघुराम राजन, है ना, पूरा नाम बाद में वापस बता दूंगा आपको मैं। रघुराम राजन, एक मिनट, सॉरी, रघुराम राजन। अच्छा, इनको ही क्या आपने बाद में, जब आरबीआई की स्थापना की गई, तो आरबीआई की स्थापना के समय आरबीआई के प्रथम गवर्नर बनाए गए, है ना। नेक्स्ट अपन आगे पढ़ते हैं कि जॉन मेनार्ड किंग्स, सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले ब्रेटन वुड्स सम्मेलन हुआ था, कहाँ पे हुआ था? मार्गन्याउ, यूएसए में। यहाँ पे तीन विभाग के अध्यक्ष बनाए गए, ठीक है। फर्स्ट अध्यक्ष थे डबस्टर, सेकंड जॉन मेनार्ड किंग्स, और थर्ड थे अपने स्वेजबर्ग। तो अपने जॉन मेनार्ड किंग्स को ब्रेटन वुड्स सम्मेलन का जो सेकंड विभाग था उसका अध्यक्ष बनाया गया, ठीक है। अच्छा, इसको जॉन मेनार्ड किंग्स को क्या बनाया गया? जॉन मेनार्ड किंग्स, जो अपने ब्रेटन वुड्स सम्मेलन हुआ था, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में तीन विभाग थे, जिसका सेकंड विभाग का अध्यक्ष कौन था? मतलब कौन थे? जॉन मेनार्ड किंग, सेकंड विभाग के अध्यक्ष जॉन मेनार्ड किंग्स को बनाया गया। अच्छा, यहाँ तक ये अपना आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और नेक्स्ट अपन आगे कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, अगर आपसे एग्जामिनर पूछ ले कि समग्र मांग या समग्र पूर्ति का सिद्धांत किसने दिया था, तो जॉन मेनार्ड किंग्स ने दिया था, ठीक है। और समष्टि अर्थशास्त्र के पिता कहते हैं। 2008 में एक आर्थिक संकट आया था अमेरिका के अंदर, तो उसकी भविष्यवाणी अपने भारतीय अर्थशास्त्री थे डॉक्टर रघुराम राजन, जिन्होंने पहले ही कर ली थी, ठीक है, क्योंकि वहां पे कुछ ऐसी कंडीशन थी जिससे लग रहा था कि अभी देश गर्त में जा सकता है, तो इन्होंने पहले ही भविष्यवाणी कर ली। अपन पढ़ रहे थे कि जो एडम स्मिथ है, एडम स्मिथ ने जो कीमतों का निर्धारण है उत्पादन की लागत के आधार पर किया था। एडम स्मिथ ने क्या करा था? कीमतों का निर्धारण उत्पादन की लागत के आधार पर, उत्पादन की लागत के आधार पर किया था, लागत के आधार पर, ठीक है। और वापस इन्होंने क्या एक बुक लिखी थी वर्ष 1776 में एडम स्मिथ ने। इनकी एक पुस्तक है, कब लिखी थी? 1776 में, है ना, 76 में। बुक का नाम है अपने अन इंक्वायरी इनटू द नेचर। क्या नाम है? अन इंक्वायरी इनटू द नेचर, बुक का नाम काफी बड़ा है इनका, नेचर एंड कॉज ऑफ वेल्थ एंड CAUSE, कॉज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन,
अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ये जो बुक है कौन सी, ऑन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉज ऑफ वेल्थ, ठीक है, कॉज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, नेशन का मतलब देश हो गया ना, तो ये बुक किसकी है, अपने एडम स्मिथ की। नेक्स्ट अपन आगे पढ़ते हैं वालरस के बारे में। वालरस, तो वालरस ने कहा था कि किसी वस्तु का उत्पादन कितना होना चाहिए, ये उसकी मांग पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्या पढ़ रहे हैं अपन, वालरस। ये अपन 3 महत्वपूर्ण व्यक्ति, उन्हीं का योगदान है जो अर्थशास्त्र में वही पढ़ रहे हैं कि किसी वस्तु का उत्पादन, किसी वस्तु का उत्पादन कितना होना चाहिए, डिपेंड ऑन मांग, है ना, डिपेंड ऑन मांग, उसकी मांग पर डिपेंड करता है, ठीक है। एक बार अच्छा ये यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अपन जॉन मेनार्ड किंग्स का थोड़ा सा और बचा है, वो पढ़ लेते हैं, ठीक है, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे, है ना। इसको मिटा देता हूँ मैं। नेक्स्ट है जॉन मेनार्ड किंग, इनकी एक बुक है, इनकी बुक का क्या नाम है, बुक है इनकी द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। क्या नाम है, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट, इन्वेस्ट एंड मनी, इन्वेस्ट एंड मनी, कब लिखी थी, 1936 के अंदर, ठीक है। तो इसको हटा देता हूँ मैं। फिर अपन नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इन्होंने 1930 की आर्थिक महामंदी से पूर्व दोनों के अर्थशास्त्र को असफल कर दिया। इन्होंने क्या, जो स्मिथ है, एडम स्मिथ व वालरस, दोनों की जो अर्थशास्त्र है, दोनों की अर्थशास्त्र वो क्या कर दिया, फेल कर दिया, क्योंकि वो भविष्यवाणी नहीं कर सकी, और पहले मतलब लोगों को जागरूक या देश को जागरूक नहीं किया था कि भाई इतना भारी आर्थिक संकट, आर्थिक मंदी आने वाली है, इसके बारे में नहीं बता पाए थे। अच्छा, जॉन मेनार्ड किंग ने पूर्व के अर्थशास्त्र को खारिज करते हुए नया अर्थशास्त्र दिया, जिसे किन्सियन अर्थशास्त्र कहा जाता है। इनके अर्थशास्त्र को मैंने पहले बता रखा है आपको, वैसे एक बार और नोट डाउन कर देता हूँ, किन्सियन अर्थशास्त्र, ठीक है। इनके अर्थशास्त्र को क्या कहा जाता है, किन्सियन अर्थशास्त्र, ठीक है। उसके अलावा अच्छा, इन्होंने इस अर्थशास्त्र को समग्र मांग में समग्र पूर्ति, राष्ट्रीय आय, मुद्रास्फीति, गरीबी व बेरोजगारी जैसे विषयों पर बल दिया। अच्छा, इन्होंने किस पर बल दिया, मुद्रास्फीति, मुद्रास्फीति पर बल दिया, मुद्रास्फीति, राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय आय, समग्र मांग व समग्र पूर्ति, और इसके अलावा इन्होंने और किस पे बल दिया, गरीबी बेरोजगारी जैसे विषयों पर बल दिया। इस पे गरीबी व बेरोजगारी जैसे विषयों पर बल दिया, है ना, ठीक है। नेक्स्ट अपन एक बार ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा, देन आगे कंटिन्यू करेंगे। सब बुक्स का क्या नाम था इनकी, बुक्स का नाम है द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इन्वेस्ट एंड मनी, 1936। अच्छा, इस प्रकार 1933 से पूर्व 3 प्रकार के अर्थशास्त्र थे, क्लासिकल, नियो क्लासिकल
और अपने किन्सियन। क्लासिकल किसका था? क्लासिकल एक बार चलो नोट डाउन करें या वैसे ही बोल देते हैं ना। क्लासिकल था अपने एडम स्मिथ का, जिन्हें फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता था, ठीक है। उसके अलावा अपने जॉन मेनार्ड किंग का है, तो किन्सियन अर्थशास्त्र है जिसे मैक्रो इकोनॉमी या समष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। और थर्ड है अपना ये अपने बाल्डर्स का, जिसे नियो क्लासिकल इकोनॉमी कहा जाता है। अच्छा, इसके बाद आगे बढ़ते हैं अपन कि अर्थशास्त्र को रेगनर फ्रिश ने 2 भागों में बांटा था। अच्छा, रेगनर फ्रिश कौन थे? जिन्होंने अपने एडम स्मिथ के अर्थशास्त्र को व्यष्टि अर्थशास्त्र का नाम दिया था, ठीक है। माइक्रो इकोनॉमी किसने कहा था? अपने रेगनर फ्रिश ने। उसको मिटा देता हूँ, देन रेगनर फ्रिश। ये क्या इकोनॉमिक्स के महत्वपूर्ण अर्थशास्त्री है जिनसे रिलेटेड सवाल बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है। रेगनर फ्रिश, इन्होंने जो एडम स्मिथ का अर्थशास्त्र था, इसमें कुछ मतलब इसको 2 भागों में बांटा था एडम स्मिथ के अर्थशास्त्र को। कितने भागों में बांटा था? 2 भागों में बांटा, ठीक है। कौन कौन सा है? एक तो हो गया व्यष्टि अर्थशास्त्र, एक हो गया समष्टि अर्थशास्त्र। अच्छा, व्यष्टि अर्थशास्त्र अपने एडम स्मिथ वाला है ही है, और समष्टि वाला अपने ये इनका हो गया, किनका? जॉन मेनार्ड किंग का, ठीक है। और व्यष्टि अर्थशास्त्र छोटे स्तर पर, वैसे नाम से ही हो रहा है क्लियर, व्यष्टि, और दूसरा है इनका समष्टि। इसका तो अपने को पता है कि जॉन मेनार्ड किंग है, और इसका एडम स्मिथ है ही है, ठीक है। अच्छा, व्यष्टि छोटे स्तर पर किया जाता है, और ये बड़े स्तर पर, देश स्तर पर या विश्व स्तर पर, इसमें व्यक्तिगत आय, ठीक है। व्यष्टि में व्यक्तिगत आय और व्यक्तिगत उत्पादन और व्यक्तिगत उपभोग का अध्ययन किया जाता है। इसमें मतलब व्यक्तिगत है सारा, ठीक है। व्यक्तिगत आय, उपभोग, उत्पादन का अध्ययन किया जाता है। और इधर किसका किया जाता है? देश स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर, जो राष्ट्रीय व्यय, राष्ट्रीय उत्पाद, किसका? राष्ट्रीय व्यय, राष्ट्रीय स्तर पर जो उत्पादन हुआ है, मतलब थोड़ा सा ही बदलाव है ना। अगर आपसे नॉर्मली पूछ लिया जाए कि रेगनर फ्रिश ने एडम स्मिथ के अर्थशास्त्र को कितने भागों में बांटा, तो 2 भागों में, ठीक है। देन कौन कौन से हैं? तो व्यष्टि अर्थशास्त्र है और दूसरा है समष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र के पिता अपने एडम स्मिथ है, और समष्टि के कौन है? जॉन मेनार्ड किंग है, ठीक है। ये आप आगे समझ गए होंगे। और नेक्स्ट अपन आगे कंटिन्यू करते हैं कि रेगनर फ्रिश ये प्रथम अर्थशास्त्री थे जिन्हें अर्थशास्त्र का प्रथम नोबेल पुरस्कार मिला था। बड़ी महत्वपूर्ण, मतलब ये है व्यक्ति, बड़े महत्वपूर्ण व्यक्ति है, प्रथम व्यक्ति जिन्हें अर्थशास्त्र का नोबेल मिला था ना, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार। ये विश्व स्तर पे ही मिलता है, ठीक है। और फिर अपन आगे नेक्स्ट पढ़ते हैं कि रेगनर फ्रिश का एक कथन है कि एक देश गरीब है क्योंकि वे गरीब था। इनका कथन क्या है कि कोई देश गरीब है, कथन है इनका कि कोई देश गरीब क्यों है ना, कोई देश गरीब है क्योंकि वह गरीब था। यह कथन किसका है? अपने रेगनर फ्रिश का, ठीक है। नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं कि अर्थशास्त्र एक सैद्धांतिक विषय है, वही अर्थव्यवस्था एक व्यवहारिक विषय है। अर्थव्यवस्था रूपी मकान की नींव ही अर्थशास्त्र है, ठीक है। ये अपने यहाँ तक कंप्लीट हो गया, देन आगे से थोड़ा सा बचा है वो कंप्लीट करते हैं। फिर अपन आगे जीडीपी, एनएनपी और जो ये अपने विदेशों से प्राप्त आय है, NIFA, नेशनल इनकम फ्रॉम अब्रॉड
अब्रॉड। तो ये सारी परिभाषा और आपको अच्छे से एक्सप्लेनेशन अपन आगे की नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थोड़ा सा बच्चा है, इसको कंप्लीट करते हैं, देन आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। अच्छा, एक वापस ये है कि अर्थशास्त्र एक कैसा विषय है, सैद्धांतिक विषय है। अगर कथन में आ जाए, ठीक है, अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र कैसा विषय है, एक सैद्धांतिक विषय। ठीक है, और अर्थशास्त्र एक सैद्धांतिक विषय, जबकि अर्थव्यवस्था क्या है, व्यवहारिक। क्या अंतर है, अर्थव्यवस्था एक व्यवहारिक विषय है, ठीक है। उसी प्रकार जैसे जैसे कि अर्थव्यवस्था क्या है, एक मकान रूपी, अर्थव्यवस्था रूपी मकान की नींव क्या, अर्थशास्त्र। अर्थव्यवस्था रूपी मकान की नींव क्या है, अर्थशास्त्र। मतलब अगर किसी भी देश की अर्थव्यवस्था अच्छी होगी तो उसके पीछे जो इकोनॉमिस्ट है और जो इकोनॉमी है वो अच्छी चल रही है, ठीक है। तो नींव का काम कौन करता है, अर्थशास्त्र करता है किसी भी देश की अर्थव्यवस्था चलाने में, ठीक है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आर्थिक संकट न आए, इस हेतु ब्रेटन वुड्स सम्मेलन यूएसए में हुआ, जिसकी अध्यक्षता मॉर्गन चाउ ने की थी। इस सम्मेलन में 3 आयोग गठित किए गए थे, जिसमें सेकेंड जो आयोग था उसकी अध्यक्षता जॉन मेनार्ड किंग ने की थी। ये अपन ने पहले पढ़ लिया था। अच्छा, ये लिख लेते हैं ब्रेटन वुड्स सम्मेलन होने के पीछे क्या रीजन है कि दोबारा वापस विश्व स्तर पर ऐसी बड़ी आर्थिक मंदी ना आए, इसके लिए एक सम्मेलन किया गया था यूएसए के अंदर। कहाँ पे किया गया था, यूएसए में, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी, अध्यक्षता तो की थी अपने, ये क्या नाम है, मॉर्गन चाउ, ठीक है, मॉर्गन चाउ ने। और इसके अंदर 3 आयोग थे। क्या थे, 3 आयोग। उसमें जो सेकंड आयोग था उसके अध्यक्ष कौन थे अपने, जॉन मेनार्ड किंग्स। इसी के साथ आज की क्लास कंप्लीट करते हैं, और आगे जो अपने नेक्स्ट पार्ट है वो उसमें अपन एनएनपी वगैरह, जीडीपी और एनआईएफए, नेशनल इनकम फ्रॉम अब्रॉड, और सारा आगे अच्छे से पढ़ेंगे। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी हो, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और प्लीज़ सपोर्ट। थैंक यू सो मच।